नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। अग्निपथ को लेकर देश में जो माहौल बना है, राजनीतिक पार्टियां पक्ष और विपक्ष में खड़े होने लगी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अग्निपथ की योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, उससे युवाओं का भविष्य बर्बाद होगा। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अग्निपथ की योजना न कि देश के युवाओं के लिए बल्कि सेना के लिए सशक्तिकरण का काम करेगी और युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। सच्चाई क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ हैं जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी। उमेश भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार। नमस्कार सत्यपाल जी, आपका धन्यवाद चैनल पर समय देने के लिए। माहौल देश में बिगड़ रहा है। 300 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हैं, 700 से ज़्यादा करोड़ का नुकसान हो चुका है, देश जल रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी अब अपनी राजनीति को खड़ा करना शुरू कर दी हैं। अग्निपथ को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के जो केंद्र सरकार ने अभी लागू की है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? अग्निपथ से देश के युवा का फ़ायदा होगा या सरकार का फ़ायदा होगा? सबसे पहले सत्यपाल जी आपको बताऊं, माहौल बिगड़ नहीं रहा, माहौल बिगाड़ा जा रहा है जी। ये जो विपक्ष है, ये इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जो सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग जो अभी सब इस देश के अंदर रह रहे हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश ये विपक्ष कर रहा है। क्योंकि युवा जो है एक ऐसा पटल होता है जिस पर आप कोई भी आप लिखेंगे तो वो उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी। तो इन्होंने अग्निपथ को, जो नई प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया है आर्मी की, उसको बिना समझे, सोचे समझे इसको, उसका जो है गलत रूप उनके सामने पेश किया। और एक बात बहुत क्लियर है सत्यपाल जी कि जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो राष्ट्र का प्रेमी कैसे हो सकता है? वो राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आर्मी एयरफोर्स में कैसे जा सकता है? क्योंकि आर्मी एयरफोर्स में वही बच्चा जा सकता है वो राष्ट्र और राष्ट्र की संपत्ति से प्यार करता है, वही बच्चा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो उपद्रवी हैं, जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं, जिनके आर्मी की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वो विपक्ष के लोगों का काम है जो कि चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो माहौल है वो बिगड़े। तो क्या आपको लगता है, अगर हम बात करें, चलिए विपक्ष तो अपना काम करेगा, विपक्ष का काम है करने का। युवा नाराज है कहीं ना कहीं। कहा यह जा रहा है कि युवा ये देख रहा है कि हमारा भविष्य नहीं बनेगा, हम तो सेना में पूरी उम्र के लिए जाते थे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। रिटायर नहीं बल्कि बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या मानते हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं, ऐसे क्या तथ्य हैं जिससे कहा जा सके कि ये योजना प्रभावी योजना है, युवाओं के भले के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ को समझिए कि 17.5 साल की उम्र जो है भर्ती की कर दी गई है और 21 साल की उम्र में वो 4 साल बाद रिटायर हो जाता है। शादी की उम्र जो सरकारी तौर पे है वो 21 साल की उम्र से शुरू होती है। और जो अगर हम देखें, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि आजकल जो मृत्यु दर है वो 55 से 60 के बीच में कहीं मृत्यु दर आ गई है। जब 55 से 60 की मृत्यु दर आ गई है तो लगभग 27, 28 या 30 वर्ष की उम्र में हम ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी को जी लेते हैं। तो जो पहले जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो 30 साल की उम्र के हैं या 32 साल की उम्र के हैं या 28 साल की, 29 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो उनको अगर हाई एटीट्यूड पे भेजा जाता है, कश्मीर के किसी एंड कॉर्नर पे या डेजर्ट में कहीं भेजा जाता है, तो वहाँ पर उनको शारीरिक तौर पे जो है उनके साथ दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन 17.5 से 21 साल की उम्र तक का जो बच्चा है वो शारीरिक तौर पे पूरी तरह से फिट होता है। तो होश के साथ जोश, ये जो नया एक प्रक्रिया है, इसमें होश के साथ जोश चाहिए। तो जोश कितने में है? 17.5 से 21 साल तक की उम्र में। और उसके बाद होश चाहिए। तो होश के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो 21 साल की उम्र में जो बच्चे निकल कर आएंगे, वहाँ पर अच्छे बच्चे जो और होंगे, जो और ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, वो उनको जो है 25% को जो है आर्मी में या एयरफोर्स में या उसमें लिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे 75% जो वापस आएंगे, उन 75% को हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर सबने, सारे मुख्यमंत्रियों ने बोल दिया, ऐलान कर दिया है कि जो हरियाणा पुलिस है या यूपी पुलिस है, इनमें उनको 10% की वरीयता मिलेगी। अर्धसैनिक बल में उनको वरीयता मिलेगी। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी उन अग्निवीरों को लेने के लिए तैयार हैं। आज जो सबसे बड़ा सवाल भाटी साहब खड़ा हुआ है ना, वो यही खड़ा हुआ है कि जब
15-16 साल की नौकरी करके फौजी रिटायर होके आता था, संख्या कम होती थी, उसके बावजूद भी अगर हम डायरेक्टरेट वेबसाइट की बात करें तो 2% से ज़्यादा फौजियों को रोजगार नहीं मिला। जब ज़्यादा तादाद में 4 साल में ही लोग ज़्यादा रिटायर होके आने लगेंगे, वैसे रिटायर शब्द का इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटायर का मतलब तो ये है कि जब उसकी सिक्योरिटी हो लाइफ की, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है तो वो रिटायर नहीं है, वो बेरोजगार दोबारा से हो जाएगा। तो कितने लोगों को रोजगार देगी दोबारा से सरकार? ये और बड़ा दबाव क्या सरकार के ऊपर नहीं आएगा? देखिए, रिटायरमेंट शब्द आपने बिल्कुल सही कहा। रिटायर नहीं हुए, वो 21 की उम्र में परिपक्व हो गए। हम इसको इस तरह से कहें कि परिपक्व हो गए हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, क्योंकि 10वीं के बाद अगर बच्चा जाता है तो 11वीं बारी वहाँ पे करेगा। वो 2 साल के अंदर उसकी 11वीं बारी होगी। 12वीं के बाद चाहे तो वो एजुकेशन ग्रेजुएशन भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो एक तरह से उसके 4 साल के अंदर उसकी पढ़ाई पूरी हुई। फिर शारीरिक रूप में उसको वो फिटनेस मिली आर्मी ट्रेनिंग से जो ज़िंदगी भर उसके लिए शरीर को फिट रखेगी। तो मेरा मानना है कि मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों तरीके से वो 21 साल की उम्र से फिट होके उस समाज में वापस आएगा और अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि 21 के बाद जो है ना शादी की उम्र है, अपनी शादी करेगा। 4 साल में जो उसने पैसा वहाँ से अर्न किया वो चाहे तो बिजनेस कर सकता है, और वो इतना परिपक्व है कि वो अच्छा एजुकेशन भी उसकी पूरी हो गई तो अच्छी जगह नौकरी भी कर सकता है वो। तो इसलिए वो परिपक्व होके आ रहा है, ना कि वो रिटायर होके आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो युवाओं के दिमाग पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि 12-14 साल की उम्र से ही जैसे ही होश आता है एक व्यक्ति को, उसके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और भर्ती होने के लिए सेना में वो तैयारी करता है, दौड़ लगाता है, सुबह जाता है, अच्छा खाता है, सुबह उठना भी पड़ता है 4 बजे से लेकर के, सुबह शाम धूप में, गर्मी में, सर्दी में दौड़ लगाता है। 4 से 5 साल लगातार उस सपने को अपने अंदर पालता है मिलिट्री में जाने का, और उसे लगता है कि मैं भर्ती हो जाऊंगा तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मेरे माँ बाप की जो उनके जो सपने हैं उनको भी वो पूरा कर पाएगा। लेकिन अब वो असमंजस की स्थिति में है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो लग भी गया, क्योंकि जाना तो उसे अग्निवीर के थ्रू ही होगा, 4 साल के बाद एक बार वो फिर बेरोजगार हो जाएगा, फिर उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? ये जो असमंजस की स्थिति है ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आप इसको दूसरी तरीके से समझिए सत्यपाल जी। पहली बात तो फिर वही वाली बात है कि रिटायर होके वापस नहीं आ रहा है, परिपक्व होके आ रहा है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि उसने मेहनत की। अब मैं आपके हिसाब से मान के चलता हूँ 100 बच्चों ने मेहनत की, 100 बच्चों में से वहाँ पर 25 से 30% पर वहाँ बच्चा वहाँ पे ज्वाइन कर पाया। वो जो बाकी 70% रह गए तो आप उनको क्या मानेंगे भाई? उसमें भी तो आज 100% तो नहीं जा रहा है ना। कि जिस आदमी ने रेस करना शुरू कर दिया उसको आर्मी ने वहाँ से आर्मी ने उसे ज्वाइन करा दिया उसको, ऐसा नहीं है ना। उसमें भी वो क्वालिफाई होगा ही ना। 30% वहाँ पे जा रहे हैं, 70% वापस समाज में आते हैं और दूसरी नौकरी करते हैं। अब हम इसको तरीका को बदल देते हैं इसको। मैं कहता हूँ कि एक कॉलेज कोई ये कहता है कि भाई मैं 4 साल के लिए एडमिशन लेता हूँ मैं, और मैं आपको तैयारी कराऊंगा 4 साल में आर्मी एयरफोर्स की, मिलिट्री की तैयारी कराऊंगा, आपको पढ़ाई भी कराऊंगा, टेस्ट की तैयारी कराऊंगा, फिजिकल आपको फिट करूंगा मैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो 100 बच्चे उस कॉलेज में जाते हैं वो 100 के 100 चले जाएंगे? उसमें भी सिर्फ 25-30% जाएगा, सारे तो उसमें भी नहीं जाने वाले ना। लेकिन वहां पर हम फीस देंगे इस कॉलेज को, 4 साल पूरी फीस देंगे हम, वहां पे तैयारी हम करेंगे और तब हमें कोशिश करेंगे कि हमारा ज्वाइनिंग हो जाए। अगर हम इसको दूसरी साइड से अगर लें तो 4 साल आर्मी आपको तैयार कर रही है, आपको सैलरी पे कर रही है, आपको जो है सारे जितनी भी जो एक आर्मी ऑफिसर को या आर्मी मैन को जो फायदे मिलने चाहिए वो फायदे आपको दे रहे हैं। 4 साल आपको लगभग 20-25 लाख रुपए आपको दे भी रहे हैं, वो आपको तैयार भी कर रहे हैं। और उसके बाद में वही जो मैंने 25-30% की बात करी, वही 25-30% फिर आगे 20 साल के लिए जा रहे हैं। तो 70% ये मान के चले ना कि उन्होंने वहां पे 4 साल ट्रेनिंग ली, 4 साल पैसे भी लिए, और उसके बाद में वो नहीं हुए सफल तो वो रह गए। लेकिन उसके बावजूद उनके लिए और दरवाजे खुल गए, पुलिस के दरवाजे खुल गए, अर्धसैनिक बलों के दरवाजे खुल गए, उनके लिए बढ़िया जो कंपनी है उसके दरवाजे खुल गए। उनको वहाँ पे आर्मी में जाने के बाद में लाइसेंस मिल गया, गन लाइसेंस मिल गया उनके पास में। वो कहीं भी किसी भी अच्छी फिजिक होने के साथ में किसी के गार्ड, किसी के साथ में बॉडी गार्ड, कुछ भी कहीं भी लग सकते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या है जो पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं भर्ती में जाते, 30% ही तो जा पाते हैं, वो 70 भी तो फिर जो है वापस समाज में काम करते हैं। लेकिन इस चीज़ को बरगलाया जा रहा है। बात वही आ जाती है सत्यपाल जी,
गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा है। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार दोषी है इस बात की कि योजना को लागू करने से पहले बेहतर होता कि युवाओं को इसको लेकर के जागरूक करती, इसके बारे में एक बड़ा कैंपेन चलाती और उसके बाद इस योजना को लागू करती। पहले भी ऐसा ही देखने को मिला कि कानून जल्दी में लाए जाते हैं और उसके बाद में संशोधन किए जाते हैं। इस योजना को लेकर भी ऐसा ही रहा। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है इस बात को लेकर कि इस योजना को लेकर के वो सही तैयारी नहीं कर पाए, जल्दी कर गए? नहीं, मैं कल, अगर आपने शायद प्रेस वार्ता देखी हो, जो तीनों सेनाओं के जो है जो हेड थे, जो उनकी अगर आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने बहुत क्लियर बोला कि 1989 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारी सेनाएं इस पे काम कर रही थी 1989 से। और जब रावत साहब जब वो थे तो लगातार उनका जो पीरियड था 2-3 साल का, उन्होंने बहुत इसमें मंथन किया। सारी चीज़ें पिछले 89 से मंथन की जा रही है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि सरकार ये, क्योंकि आर्मी अपने आप में एक संस्था है और वो संस्था अपने हिसाब से काम कर रही है। उस संस्था को अगर युवा होना है तो कैसे युवा होना है, उनको कहाँ से क्या चाहिए, सरकार उनको सपोर्ट करती है। सरकार उनके जो हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार उनको सिर्फ सहयोग करती है। उन्होंने कहा हमें इतने बजट चाहिए, पैसा चाहिए ताकि हम यहाँ पर गन खरीद सकें, चाहे हम तोप खरीद सकते हैं, गोले खरीद सकते हैं, तो सरकार उनको पैसा देती है। उन्होंने सरकार के सामने ये रखा कि हम अपनी सेना को युवा करना चाहते हैं और ये एक तरीका है जिससे सेना युवा हो सकती है। तो उन्होंने उस तरीके के लिए उन्होंने अपने हिसाब से अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। उस भर्ती प्रक्रिया में भी सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और जो 24 से आने वाले 24 तारीख से शुरुआत भी हो जाएगी। और कल भी उन्होंने बोला भी था कि भाई ये रोल बैक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में इसका कोई हाथ, मुझे लगता नहीं है। लेकिन वीके सिंह जो सेना अध्यक्ष रहे, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना यह था कि मुझे इस योजना के बारे में ना तो पता है, ना मेरे से सहयोग लिया गया, ना मुझे बिल्कुल जानकारी है और ना मैं इसके परिणाम या दुष्परिणाम के बारे में कुछ अभी बोल सकता हूँ। इस तरह के बयान आना सत्ता पक्ष की तरफ से, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो सेना प्रमुख रहे हों और एक अच्छे मंत्री भी हों, क्या ये असमंजस की स्थिति युवाओं के दिल और दिमाग पर पैदा नहीं करता? देखो, वीके सिंह जी का जो आपने चर्चा की है, मैंने उनका ये बयान नहीं सुना है, लेकिन मैंने फिर दोबारा से आपको क्लियर कर दूं कि आर्मी, एयरफोर्स और ये एक अलग अपनी एक संस्था है। जिस संस्था को उनके जो जनरल हैं वो चलाते हैं, उनकी अपनी खुद की एक कानून है, उनका सब कुछ अपना है, उनकी अपनी भर्ती प्रक्रिया है, किस तरह से वो भर्ती करते हैं, उसमें सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। तो शायद सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसलिए वीके सिंह ने इस बात को कहा होगा कि भाई वो उनका कोई हस्तक्षेप है नहीं, तो ये निर्णय सरकार का नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि ये सरकार का निर्णय नहीं है, आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री का, तीनों का है। और इसीलिए तीनों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ था। लेकिन हाँ, ये बात आपकी जायज़ है कि भाई हो सकता है इस प्रक्रिया को अगर डिस्कस किया जाता है, लेकिन बात आती है कि डिस्कशन किससे की है, 17.5 साल की उम्र से वाले से डिस्कस किया जाए या 21 साल वाले की डिस्कस किया जाए। और सेना, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी चीज़ को डिस्कस करके, क्योंकि उनको जो लगता है बेहतर होगा। और एक चीज़ और सत्यपाल जी, दुनिया के जो सबसे बड़े 5 देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे ये सब रशिया है, यही प्रक्रिया उन्होंने अपनाई हुई है, इसी प्रक्रिया पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो 5 देश जो विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ जिनकी आर्मी और एयरफोर्स है, वो इस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस प्रक्रिया में काम करते हैं तो हो सकता है कि 5वां या 6ठा नंबर या 4था नंबर हमारे देश का भी हो। तो अगर वो देश इस पे काम कर ही रहे हैं तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपका मानना ये या कहना ये हुआ, जो मैं समझ पाया अभी तक, कि जितनी सेना में भर्ती होती थी उतनी सेना में पूर्णकालिक यानी 16 साल के लिए उतनी भर्ती अभी भी होगी। वो रास्ता सिर्फ अग्निवीरों के माध्यम से होगा। जो ज्यादा भर्ती निकाली जाएगी, अग्निवीर ज्यादा बनाए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं समाज हित में और उनके अपने लिए एक सपोर्टेड हो रहा। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो पहले नहीं होता था, जो युवाओं को 4 साल में 22-23 लाख रुपए कमाने का मौका नहीं मिलता था, वो शायद मिलेगा। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, एक बच्चा 18 की उम्र में, अभी 18 का चल रहा है मान लो, 18 के बाद में उसको 20 साल रखा जाता है वहाँ पे, और एक्सटेंशन भी फिर उसके बाद मिल जाती है। तो उसकी जो रिटायरमेंट है वो 32, 33, 35 साल में जाकर रिटायरमेंट होती है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 21, 17.5 का जाके 21 साल में फिर वही वाली बात है, परिपक्व होकर वापस आ जाएगा। और 1 लाख जो भर्तियाँ जो अभी हो रही हैं, तो अगले 4 साल में हर साल 1 लाख भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी।
और उसमें सभी जितने भी हमारे जो है युवा हैं जो चाहते हैं कि राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनको सबको मौका मिलेगा राष्ट्र की सेवा ये करने के माना लिए। जाए कि और सेना युवा होगी, सेना युवा हो गई, और उसके बाद जो परिपक्व होके वहां से बाहर आए, इससे समाज सशक्त उससे हुआ। समाज सशक्त हो गया। ये कहना तो जब समाज को भी और सेना को भी हमने जब दोनों को सशक्त कर दिया, तो देश तो अपने आप सशक्त हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल इसमें ये है, जो अभी आपने कहा कि वहाँ जाएंगे 10th या 12th करके बच्चा जाएगा, ग्रेजुएट तो होगा नहीं, तो वहाँ सेना उनको सर्टिफिकेट दे देगी। अगर किसी ने 10th करके गया है, 12th का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के क्या मायने होंगे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन तो होगी नहीं। नहीं होगी जी नहीं, वो बहुत क्लियर किया कल उन्होंने कि जो 11वीं 12वीं है, वो जैसे इग्नो है, तो इग्नो से उनको जो है बाकायदा 11th 12th वो करेंगे, मां उनको पढ़ने का समय दिया जाएगा, वो पेपर देंगे, पेपर देने के बाद में उनको वहाँ से 12वीं का जो सर्टिफिकेट जो हर आम बच्चे को मिलता है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। इस 12वीं के बाद अगर जैसे मान लो कोई 21 साल की उम्र में जा रहा है और वो 24 साल के 4 साल वहाँ आना चाहता है, अगर वो वहाँ पे कौशल योजना चल रही है, उस कौशल योजना के तहत पे काम करता है, तो एक तरीके से जो ITI टाइप का होता है, तो वो सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा उनको कौशल योजना के तहत पे। और वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। चलिए, सर्टिफिकेट भी मान्य होगा, और आप इस योजना को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं सेना भी सशक्त होगी और समाज भी सशक्त होगा। आखिरी आपसे सवाल नहीं कहूँगा, एक आपका उसकी बात करूँ कि क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए आप, जो ये चल रहा है इस पर आपका क्या कहना है देश के यूथ के लिए? नहीं, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा देश का यूथ है, मैं उससे ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आपको जो अपनी बात रखनी है, आप अपनी बात को रखिए। अपनी बात को एक सामूहिक तरीके से रखना चाहते हैं, सत्याग्रह के तरीके से रखना चाहते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये तोड़ फोड़ का जो तरीका है वो कोई भी सभ्य समाज उसको मान्यता नहीं देगा। आप ट्रेन को फोड़ना, आप जो है ना गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये राष्ट्र का नुकसान है, और आप राष्ट्र के भक्त बन के आप जो है आर्मी में जाना चाहते हैं। तो जब राष्ट्र भक्त हैं तो आप ये काम ना करें, आप जो है अपनी बात को रखें, प्रॉपर तरीके से रखें, डेलीगेशन तैयार करें, डेलीगेशन के थ्रू उस बात को रखी जाए, PM के सामने अपनी बात को रखें डेलीगेशन को। ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल वापस नहीं लिए गया, वापस लिए जाते हैं। अभी किसान आंदोलन जो हुआ उसमें किसानों के जो 3 थे वो रूल वापस लिए। अगर आप अपनी बात को समझा पाए सरकार को, और सरकार को ये लगता है कि हाँ ये उसमें रोल बैक होना चाहिए, तो सरकार उसमें रोल बैक भी करेगी। लेकिन एक समझाएं आप तरीके से, डेलीगेशन जाए आपका डेलीगेशन, अपनी बातों को रखें प्रॉपर तरीके से, लेकिन तोड़ फोड़ करके ना करके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ही समाज के, अपने ही साथियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो फिर आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से, ये सब ना करें, प्रॉपर सिस्टम बनाएं, डेलीगेशन लेके जाएं, PM से बात करें, और भी जो भी अधिकारी वो नियुक्त करते हैं उनसे बात करें, अपनी बात को रखें, अपनी समस्याओं को रखें। अपने जैसे अभी एक समस्या बीच में आई थी कि भाई जो 2 साल कोरोना का जो समय गया है, उस 2 साल के कोरोना के समय जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनका क्या होगा, ये उनको लगी बात कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो अब उन्होंने जो है 21 की जगह उसको 23 वर्ष कर दिया, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो जो बातें ठीक हैं उसको मानने के लिए आर्मी तैयार है, और 2 साल का एक्सटेंशन देके अब 23 साल की उम्र में भी पेपर दे सकते हैं और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को। तो इसी तरीके से और भी कुछ अच्छी चीज़ें आपके पास होंगी, उनको आप रखिए, और आपकी बातों का हम भी समर्थन करेंगे, चाहे हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ हम उन युवाओं के साथ भी हैं, हम उन देश प्रेमियों के साथ भी हैं जो इस देश की सेनाओं से जुड़ना चाहते हैं। तो अगर कहीं लगे आपको कि दुष्यंत जी की कहीं ज़रूरत है, हम लोग की कहीं ज़रूरत है, तो हम भी आपकी बातों को आगे रखेंगे, जो सही बातें उनको आगे रखा जाएगा, और जो भी निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ JJP प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा और अग्निपथ की योजना को समर्थन करते हुए कि निश्चित रूप से ये युवाओं को, देश को, समाज को सशक्त बनाने में सफल होगी अग्निपथ। और आपसे अपील है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसी के साथ अभी हम लेते हैं आपसे विदा, कुछ और नेताओं के साथ, कुछ और महान भावों के साथ, कुछ और युवाओं के साथ और बड़े मुद्दों पर आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।